बच्चों गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स बाय संजय भटनागर। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हर स्टूडेंट को बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आप इन टिप्स को प्रॉपरली फॉलो करें। सबसे पहली बात, आपके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब अगर आप रेगुलर हैं, आप लगातार अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं, तो आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आपको मूड ना कर रहा हो तो उस दिन थोड़ा कम कर लीजिए। किसी दिन ज़्यादा अच्छा मूड है तो थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कर लिया, पर जितना हो सके बी रेगुलर विद योर स्टडीज़। बहुत ज़्यादा 12-12, 15-15 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं। स्पेशली ऐसे आवर्स लगाने की ज़रूरत है जहाँ पे कि आउटपुट नहीं निकल रहा हो। आपके सिंसियर 6 आवर्स ऑफ एफर्ट्स एवरी डे, 6 घंटे की पढ़ाई अगर आप रोज़ ईमानदारी से करते हैं, बहुत अच्छी वाली ईमानदारी से करते हैं, आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, नो डाउट विद डैट। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस ख़त्म करें, क्योंकि दिसंबर एंड तक एट द मोस्ट आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि आप बाद में फिर उसको रिवाइज कर सकें। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी रिवीजन है। जब आप पहली बार स्टडी करते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर का या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, आपको बेसिक आइडिया मिलता है। लेकिन जब आप उसको रिवाइज करते हैं, आप उसको कई कई बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद जाके आपको उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करें। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स बहुत सिंपल लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी इनमें बड़े आराम से स्कोर कर लेगा। अगर आप इनको ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब है कि एटलीस्ट जितना आपको लगता है कि इसमें टाइम देना चाहिए, हो सके उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छा ऊपर खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप जरा सा भी इसमें कैजुअल हो गए तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपकी परसेंटेज बहुत बुरे तरीके से डाउन जा सकती है और आपकी पूरी एग्रीगेट परसेंटेज पे इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशली तीनों सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली बहुत ईजी हैं, बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे आपके पास। कोशिश करिए कि आप जितनी गाइडेंस ले सके, जितनी हेल्प ले सके, उतना अच्छा रहेगा। हम जैसे लोग आपके लिए बहुत अवेलेबल हैं। कभी आपको मेरे चैनल पे भी कहीं डाउट आता है, आप उसको कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं आंसरिंग योर कॉल। कोशिश करें कि इंस्टा पे मेरा पेज फॉलो करें, इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। वहाँ पे मैं रोज़ कुछ इतनी पोस्ट जरूर डालता हूँ जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकूँ, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो जनरली बच्चे इग्नोर कर जाते हैं या उनकी नज़रों से मिस हो जाता है। सो इकोनॉमिक्स पे संजय भटनागर इज द नेम ऑफ माय पेज। प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट। मैं अब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट को हम अगर डिफाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इट इज़ एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एक ऐसा काम जहाँ पे कि किसी इंसान को अपनी लाइवलीहुड कमाने का मौका मिलता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगली डेफिनेशन 1 मार्कर है वर्कर। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। भाई वर्कर एक होता है, एक आदमी जो घर में काम कर रहा है, एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, या एक डॉक्टर अपने बच्चों को ट्रीट कर रहा है, एक हाउसवाइफ घर के लिए खाना बना रही है, वो भी वर्कर्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ऐसे लोगों को वर्कर्स में काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। सो इकोनॉमिक्स में वर्कर बेसिकली किस चीज़ को काउंट किया जाता है? कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो टू अर्न अ लिविंग, हम उसको वर्कर काउंट करेंगे। थर्ड पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई जीडीपी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसकी डेफिनेशन को डिटेल में करा हुआ है। जीडीपी क्या होता है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अगर हम इस डेफिनेशन को कुछ पार्ट्स में तोड़ें तो ध्यान से देखेंगे तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। मतलब हम सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते।
हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक देश की टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी मनी वैल्यू को जब हम टोटल करते हैं हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। तो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट रिटेन अर्निंग्स फ्रॉम NFI बाहर से ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके बच्चों, वर्कर की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी, पर कुछ वर्कर की डेफिनेशन थोड़ी और अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो हम वर्कर की डेफिनेशन में कुछ और लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। वर्कर का मतलब यही नहीं होता कि वो जो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है, इवन कुछ लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, जैसे कॉबलर्स हो गए, जैसे वेंडर्स हो गए, जो वेजिटेबल का वेंडर्स हैं वो हो गए। तो ये सारे के सारे लोग जो अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो अपना काम करते हैं, उनको भी हम वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ ऐसे लोग जो कि टेम्परेरी एब्सेंट हैं, बीमारी की वजह से, सोशल फंक्शन की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से जो टेम्परेरी है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो किसी ऐसे रीज़न की वजह से अपने काम से एब्सेंट है फॉर सम टाइम, हम उसको वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है, इट इंक्लूड दोज वर्कर्स हु हेल्प मेन वर्कर्स। भाई कुछ होते हैं मेन वर्कर्स जो मेन काम कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो उन मेन वर्कर्स की हेल्प करने के लिए, जैसे असिस्टेंट वर्कर्स हो गए, जिनको हम कह सकते हैं असिस्टेंट वर्कर्स, जो मेन वर्कर्स को असिस्ट करते हैं, हम उनको भी वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। जो अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, व्हाट इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? सो ऑल पर्सन हु आर वर्किंग हैविंग अ जॉब, मतलब वो सारे लोग जो कि काम कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, या फिर एंड दोज नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग, वो लोग जो काम अभी नहीं कर रहे पर वो काम की तलाश में है और वो काम करने के लिए अवेलेबल है। तो ऐसे सारे लोगों को हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे, लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो लोग या तो काम की तलाश में है या काम के लिए अवेलेबल है, हम उनको दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास लेबर फोर्स आएगा। हम लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर हम उसमें से उन सारे अनफिट लोगों को माइनस कर दें जो फिजिकली अनेबल हैं या 15 साल से कम एज के हैं या 60 साल के ऊपर की एज के हैं, अगर हम उनको माइनस कर दें, माइनस पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, कुछ ऐसे लोग जो फिट है बट वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को भी हम लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते, उसको टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे। एंड पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, ऐसे लोग जो काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। जब हम इन सारे लोगों को, अनफिट लोगों को, वो लोग जो काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग जो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं, जब हम माइनस करते हैं हमारे पास पूरी लेबर फोर्स आ जाएगी। ओके बच्चे, जो नेक्स्ट फॉर्मैकर आ सकता है वो है, व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। भाई द रेशियो ऑफ लेबर टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब जितने भी लेबर है जब हम उसको टोटल पॉपुलेशन के साथ रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगला है, व्हाट इज वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है? द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। हम उन लोगों की बात करें जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, जिनको नौकरी मिली हुई है, उनको हम वर्क फोर्स में इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखिएगा कि लेबर फोर्स में और वर्क फोर्स में डिफरेंस है। लेबर फोर्स होता है वो लोग जो काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग जो काम अभी नहीं कर रहे पर काम या तो ढूंढ रहे हैं या काम के लिए अवेलेबल है। लेबर फोर्स इज अ वाइडर टर्म देन वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स इज जिनके पास काम अवेलेबल है। अगला आ गया, हाउ टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयड पीपल। मैंने भी आपको बताया कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में फ़र्क है। तो अगर हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग आ जाएंगे जो कि काम के लिए अवेलेबल हैं लेकिन अभी उनके पास काम नहीं है। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है वो आता है डिफाइन पॉपुलेशन। अगेन 1 मार्कर आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, सो इसको सिर्फ समझ लीजिए। Population is defined as the total number of people who reside in a particular locality at a particular point of time। भाई किसी भी एक particular point of time पर एक particular जगह के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जब हम उसको सम अप करेंगे हमारे पास पॉपुलेशन आएगा। तो अगर हमारे को कंट्री की पॉपुलेशन समझनी है तो हम एक देश की
जितने भी लोग रहते हैं उनको हम टोटल करेंगे, हमारे पास उस देश की पॉपुलेशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। भाई सीधी सी बात है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। भाई अगर हम जितने भी हमारे पास वर्कफोर्स है, जितने भी वर्कर्स हैं, अगर हम उनको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें, सो नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, हमारे पास आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इस रेशियो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको बताता हूँ। जो भी हमने कहा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के क्या फ़ायदे, मतलब हम उसको क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services in a country। भाई एक कंट्री में कितने लोग एक्चुअल में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो सोसाइटी को, जो कंट्री को कुछ कमा कर दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है। तो ऑब्वियसली जितना ये रेशो ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, उतना ही किसी भी कंट्री के लिए बेटर होगा। तो ये इसका पहला बेनिफिट था। अगला पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द सोसाइटी एंड देयर वर्किंग कंडीशन। भाई अगर सीधी सी बात है कि अगर एक सोसाइटी में एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, वहाँ पे अनसेटिस्फाइड लोग कम है, डिससेटिस्फाइड लोग काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कंट्री या वो सोसाइटी डेवलपमेंट की एक बाद की स्टेज में है। लेकिन अगर एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों में आपको बहुत डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम मिलेगी, एंड ऑब्वियसली वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा नंबर में माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तीसरा, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को तरीके से स्टडी करते हैं, सपोज हमारे को फिगर दिया हुआ है, एक वर्कर सपोज एक टैबलेट स्टेटमेंट दिया हुआ है जहाँ पे कि हमारे को कुछ रेशियोज बताए गए हैं। भाई इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं, इतने अर्बन एरियाज़ में, इतने रूरल एरियाज़ में हैं। तो ऑब्वियसली हम उससे क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वुमेन को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अगर अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रूरल में कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रूरल से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ की तरफ जाएंगे, पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अर्बन रिसोर्सेज। अगर सिमिलरली अगर हम ये मान के चलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, तो ऑब्वियसली ऐसी कंट्री में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे लोगों को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक ऐसी कंट्री में मिल सकते हैं जहाँ पे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारे को जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चलता है कि वो किस तरह की लाइफ वहाँ पे बिता रहे हैं। अगला पॉइंट, इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग अबाउट द मोबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। भाई अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे लोग कम इंटरेस्टेड होंगे कहीं और जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहाँ से लोग दूसरी कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करेंगे इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे हमारे को वर्कर्स की मोबिलिटी, कि वो कितने विलिंग हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, हमें ये पता चलता है। बच्चों अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? इट इज़ एन एक्टिविटी विच enables a person to earn a living। कोई ऐसा काम जहाँ पे कि किसी भी ह्यूमन को मौका मिलता है अपना काम करके पैसा कमाने का, हम बोलेंगे ही इज़ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयमेंट को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू अर्न अ लिविंग, जहाँ पे कि वर्कर खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करता है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। जैसे कि सपोज किसी ह्यूमन ने अपने ही घर में बाहर कहीं एक दुकान खोल रखी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपने हाउस को यूज़ कर रहा है एज ए शॉप सो दैट ही कैन अर्न सम लिविंग।
दूसरा टाइप का एम्प्लॉयमेंट आता है, वो आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न अ लिविंग। भाई कोई ह्यूमन है, वो कहीं और जाके काम कर रहा है, कोई लेबर है वो कहीं और जाके काम कर रहा है, वो अपना लेबर देता है, उसके बदले में उसको पेमेंट मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। तो जब हम वेज एम्प्लॉयमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रेगुलर वर्कर्स, एक होता है कैजुअल वर्कर्स। भाई आप अगर इसके हेडिंग से समझ जाए, क्या होता है, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस। या तो वो किसी ने उसको काम पे रखा हुआ है, किसी ने उसको हायर किया हुआ है, या वो फिर किसी एंटरप्राइज ने हायर करा हुआ है। एक बार दोबारा से, या अगर कोई किसी भी इंडिविजुअल को कोई हायर करता है या कोई एंटरप्राइज हायर करती है और उसको जो भी वेजेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे दिए जाते हैं, तो उनको हम रेगुलर वर्कर्स की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इस केस में इनको भाई इस केस में ये लोग परमानेंट होते हैं और इनको जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया या और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं, वो इनको दिए जाते हैं। जो कैजुअल वर्कर्स हैं, अगर आप इसकी हेडिंग से समझ जाएं, कैजुअल का मतलब है जो परमानेंट नहीं, जो बहुत कैजुअल तरीके से रखा गया, कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, तो इस तरह के वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। कैजुअल वर्कर्स आर कैजुअली एंगेज्ड एंड इन टर्न गेट रेम्यूनरेशन फॉर ध्यान वर्क डन। उनको सिर्फ किसी खास काम के लिए रखा जाता है और जैसे ही वो काम हो जाता है उनको उसके बदले में पेमेंट दी जाती है। यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेबर के लिए कोई भी टाइप का परमानेंसी नहीं होता। दे आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड और ना ही उनको किसी भी टाइप की रेगुलर इनकम, कोई प्रोटेक्शन या जॉब सिक्योरिटी होती है। जब काम पड़ता है उनको रख लिया जाता है, उनको पे किया जाता है उनके काम के बदले में, और जब काम नहीं होता उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। ओके बच्चों, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेल वर्कर्स में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो 51% हैं, जबकि फीमेल वर्कर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड है 56%। मेल वर्कर्स में कैजुअल वर्कर्स हैं 29%, जबकि फीमेल में कैजुअल वर्कर्स हैं 31%। मेल वर्कर्स में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड 20% है, जबकि फीमेल में रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड 13% है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। मतलब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा तरीके से लोग एम्प्लॉयड हैं। इन अदर वर्ड्स, इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल। जो अगर हम एम्प्लॉयमेंट को रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अर्बन एरियाज में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग एम्प्लॉयड हैं वो है 43%, कैजुअल वर्कर्स है 15% एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है 42%। जबकि रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 56% है, कैजुअल वर्कर्स 35% है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड 9% है। अगर आप ध्यान से फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग अर्बन एरियाज के मुकाबले में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी उतना फास्ट है। स्पेशली जो लोग हैं वो अपने छोटे छोटे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या उनके पास उसी तरह के काम अवेलेबल रहते हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड का अगर आप फिगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो फैक्ट्रीज है या जो इस तरह का काम है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड का परसेंटेज 42 है। जबकि रूरल एरियाज में क्योंकि इस तरह के फैक्ट्रीज या बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं हैं, तो वहाँ पे जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से इवन आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको डेटा दे दिया जाएगा और आपको उसको एनालाइज करने के लिए बोला जाएगा। आपको जितना भी हमने अभी तक रेशियो पढ़े, चाहे वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट हो, चाहे वो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो हो, या आपको इस तरह का जो भी परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तभी आप उस तरह के टैबलेट क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे।